बच्चों, आज ये जो हमारा इतिहास विषय है कक्षा 10 का, उसका तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये तीसरा जो चैप्टर है वो वैश्विक परिदृश्य से दिया गया है। हमारे बुक की जो सेकंड यूनिट है, जो दूसरा अनुभाग है सेकंड यूनिट, उसमें यूनिट का नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था व समाज। यानी इन तीन शब्दों से ये मतलब निकल रहा है कि जीविका यानी जीवन चलाने के साधन, फिर अर्थव्यवस्था यानी जो आर्थिक गतिविधियां थी, आर्थिक क्रियाएं थी वो, और समाज। इन तीन चीजों के बारे में हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत दिए गए हैं उन चैप्टर्स में हमें जीविका के बारे में यानी जीवन चलाने का जो साधन है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक या अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी उसको, और समाज कैसा था, इन तीन चीजों को हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे जितने भी चैप्टर आएंगे। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है और हमारी इतिहास की किताब का तीसरा चैप्टर है, ये यूनिट है, बुक की सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट का ये पहला चैप्टर है और हमारी किताब के हिसाब से ये तीसरा चैप्टर है हमारे इतिहास का। ठीक है, तो इसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। विश्व का बनना, विश्व का बनना जो है, इसका मतलब इस शब्द से ये कतई नहीं है कि ये पृथ्वी या वर्ल्ड, ठीक, ये कैसे बना, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ क्षेत्र कैसे एक दूसरे के संपर्क में आकर एक हो गया, यूनाइट हो गया, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचनी सुनिश्चित हो गई, इसको हमें पढ़ना है। हमें यह देखना है इस चैप्टर के माध्यम से कि कैसे सभी का एक दूसरे से संपर्क स्थापित हुआ और विश्व अलग थलग ना होकर बल्कि एक देश के रूप में बन गया, एक समूह के रूप में बन गया जिसके भाग अलग अलग देश थे, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए राष्ट्र थे। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। इसमें हमने देखा है जो टॉपिक लिखा है वो है वैश्विक संपर्क कैसे, यानी आपस में वैश्विक स्तर पर लोगों का संपर्क कैसे स्थापित हुआ और कब से हुआ, यानी वो कौन सा कालखंड था जब विश्व स्तर पर लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, वो कौन सा समय था जब सबका एक दूसरे से लगाव उत्पन्न हुआ, एक दूसरे से संपर्क स्थापित हुआ, सब एक दूसरे के व्यवस्थाओं के बारे में परिचित हुए। और सामान्य सी बात है, अगर आप किसी के बारे में जानेंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी चीजों को सीखेंगे और कुछ ना कुछ उसे सिखाएंगे, कुछ अपनी चीजें उसको बताएंगे और कुछ उससे सीखेंगे। ऐसे ही खाने पीने की चीजें कुछ आप उससे शेयर करेंगे, वो कुछ आपसे शेयर करेगा। आर्थिक गतिविधियों में कुछ वस्तुएं आप उसको देंगे और कुछ वो आपको देगा। ठीक, तो सिंपल सा है कि जब वैश्विक संपर्क स्थापित होगा तो वस्तुओं का आदान प्रदान भी निश्चित है कि होना है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि जो वैश्विक संपर्क कैसे व कब स्थापित हुआ, इस टॉपिक को सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम भूमंडलीकृत विश्व का जो टॉपिक है इसका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके आगे रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट की बात हो रही है, ये क्या था। रेशम के मार्ग का मतलब ये नहीं है कि जैसे गिट्टी की सड़क बनाई जाती है वैसे रेशम की सड़क बनाई गई हो, बल्कि मतलब ये है कि वह मार्ग जिससे रेशम का व्यापार होता था, उस संपूर्ण मार्ग की बात हो रही है जिससे रेशम का व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो सिल्क रूट कहाँ से निकलता है, कहाँ तक जाता है, उसके बीच में पड़ने वाले कौन कौन से राष्ट्र हैं, और जाहिर सी बात है जो राष्ट्र पड़ते होंगे वो उससे प्रभावित होते ही होंगे, क्योंकि जब एक रास्ता निकलता है तो उसके रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक चौराहों पे लोग रुकते हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते, बेचते या फिर आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जिससे उस क्षेत्र का भी विकास होता है। ऐसे ही इस सिल्क रूट के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच से जब सिल्क रूट निकला होगा तो लोगों का ठहराव हुआ होगा, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के क्रम में जो बीच का मार्ग रहा होगा, बीच का जो रास्ता हो रहा होगा, बीच का रास्ता जो जहां से निकलता रहा होगा, वहां के लोगों से मिलने का और नई चीजों के बारे में जानने का मौका प्राप्त हुआ होगा, अवसर मिला होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे
और जब हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आने से कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं भोजन की यात्रा कैसे हुई। लोगों ने सिल्क रूट के माध्यम से कैसे यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेशम को पहुंचाया। रेशम को पहुंचाने के बाद भोजन की यात्रा की बात आती है। हमने यहाँ पर देखा कि भोजन, इसमें है स्पैघेटी और आलू, ये दो चीजें कैसे वैश्विक बन गई। भाई किसी एक स्थान पर उत्पादित होता है। स्पैघेटी जो आधुनिक नूडल्स है, मैगी वगैरह है, इन्हीं की बात हो रही है। जो मैगी है यही है, इसको स्पैघेटी के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्पैघेटी जो है वो चीन से निकलता है, चीन का बना हुआ प्रोडक्ट है, चीन का खाने की वस्तु है। वो कैसे वैश्विक संप्रदाय में, वैश्विक समाज में पहुंच जाता है, विश्व में सबके पास पहुंचता है। खाने पीने की चीजें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती हैं यात्रियों के साथ अनेक अनेक व्यवस्थाओं के संपर्क में आने से। ठीक, फिर विजय, व्यापारी और बीमारी। तो फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे एक रास्ता तो ये हो गया कि लोगों से संपर्क स्थापित करने का खाद्य वस्तुओं के माध्यम से, दूसरा था व्यापार, सिल्क रूट, और तीसरा जो है विजय। जब आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में कुछ अनावश्यक या अनचाहे, ना चाहते हुए भी युद्ध करने पड़ गए, जिससे आपकी विजय स्थापित हो गई वहां पर। जिससे क्या हुआ कि विजय स्थापित होने जाने से उस साम्राज्य, वो क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में आ गया। फिर व्यापारियों ने क्या किया, व्यापारियों की क्या भूमिका रही है इस संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने की, इस जोड़ने में क्या रही है, और बीमारी कैसे एक दूसरे को एक साथ जोड़ देती है। जैसे आधुनिक समय में आप देख रहे हैं कोविड-19 कोरोना महामारी जो फैली हुई है, उसने संपूर्ण विश्व को मानव जाति की मदद के लिए प्रेरित कर दिया है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि कोई भी देश के दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी कोने में कोई एंटीडोट बन जाए, कोई वैक्सीन बन जाए जो सबका कल्याण कर सके। और जो भी बना रहा है, जो भी इस प्रयास में लगा है, वो यह नहीं सोचता है कि सिर्फ मेरे देश का कल्याण हो, वो यही चाहता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। भारत ने विभिन्न देशों की मदद की, सब देश आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो क्या है कि बीमारियां कैसे सबको एकजुट कर देती हैं, बहुत बेहतर टॉपिक है, वर्तमान समय से जुड़ा हुआ भी है। तो ये है, यहाँ पर हमने देखा बीमारी, यानी बीमारियों ने कैसे सबको एक साथ संगठित किया या कैसे प्रभावित करके एक साथ लाने का काम किया। फिर 19वीं शताब्दी, हमारा जो है 19वीं शताब्दी का जो कालखंड है 1814 से 1914 के बीच का जो 100 वर्षों का समय है, इसमें आरंभिक औपनिवेशिक व्यवस्था शुरू होती है और 14 में शुरू होता है फर्स्ट WW। फर्स्ट WW का मतलब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध। यानी जो ये व्यवस्थाएं हुई, जो डेवलपमेंट हुआ, वो बढ़ते बढ़ते कैसे विश्व युद्ध तक पहुंचा और कौन से ऐसे परिवर्तन आए कि सभी देशों के आपस में जुड़ने के बाद एक वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो तकनीकी की भूमिका, वैश्विक युद्ध हमने देखा, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लैस सेनाओं ने भीषण नरसंहार किया, कई देश हमेशा के लिए तबाह हो गए, कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्णतया नष्ट हो गई, उनके आयुध संसाधनों को समाप्त कर दिया गया, उन्हें अपमानजनक संधियों के लिए दबाव बनाया गया। ऐसी स्थिति में तकनीक की क्या भूमिका रही इस युद्ध में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे तकनीकी व्यवस्थाओं का प्रयोग करके बड़े बड़े देश, बड़े बड़ी सेनाओं को पराजित कर दिया गया। और फिर 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी का अंत मतलब जब 19वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, 1914 की स्थिति, यानी बिल्कुल लास्ट स्टेप में, कैसे उपनिवेशवादी व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपीय महाद्वीप के देशों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और कैसे उनका बड़े स्तर पर शोषण करना आरंभ कर दिया था। यह शोषण की चरम स्थिति थी इस समय। भारत में देखा जाए तो गांधी जी का आगमन 1915 में होता है, यानी कि इससे पहले नील आंदोलन की आवश्यकता थी। नील संबंधी शोषण भारत में हो रहे थे, अहमदाबाद मिल इससे पहले की स्थिति है। यानी कि ये समझिए, यहाँ समझने वाली बात है कि जो उपनिवेशवाद है, औपनिवेशिक व्यवस्था है, वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में बहुत ही कैप्चर की हुई व्यवस्था थी। उसने विभिन्न देशों को अपने अधिकार क्षेत्रों में कर लिया था और कैसे उसका शोषण कर रहे थे। साथ ही साथ हम उपनिवेशवाद क्या होता है इसको भी इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे जो हमारा है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। तो जैसे आज मानव के लिए बीमारी फैली हुई, ऐसे अफ्रीका में रिंडरपेस्ट, अफ्रीका में 1880 ईस्वी में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली थी, जिससे जो वहां की भैंस थी, भैंसें जो थी भारी संख्या में वहां पर
इस बीमारी से मर गई थी। तो इस बीमारी को हम पढ़ेंगे कि इस बीमारी ने कैसे भैंसों के मरने के बाद से वहां की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया, कैसे वहां का जो मजदूर वर्ग था उसकी पूंजी नष्ट हो गई, कैसे वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। इसको हम लोग समझेंगे और फिर इससे प्रेरित होकर भविष्य में घटने वाली घटनाएं कौन सी थी, उन्होंने किस घटनाओं को अंजाम दिया, उसको भी साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे। फिर आगे हमारा टॉपिक आता है भारत से अनुबंधित श्रमिक। आगे आप देखेंगे गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर जो कि त्रिनिदाद और कोको, ये दो क्षेत्र हैं अफ्रीका से संबंधित हैं। इन दोनों क्षेत्रों में कैसे भारत में एक अनुबंध के माध्यम से, एक समझौते के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने चाय के बागानों में ले जाकर काम करने के लिए रखा और फिर वहां पर एक कानून पास करके उनको कभी भी ना वापस आने देने की व्यवस्था स्थापित कर दी, या फिर कभी भी विषम परिस्थिति में आने की अनुमति भी प्रदान की। तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने का, जिसे आपने पहले पढ़ा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में यही दिया गया था कि मजदूरों को बागानों में ले जाना है काम करने के लिए, और वहां पर ले जाने के बाद कानून बना दिया गया कि वहां से वापस जाने वाला जो श्रमिक होगा वो तभी जा पाएगा जब अंग्रेजों की अनुमति होगी, वो अपनी इच्छा से नहीं जा सकता अपने देश वापस। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं बनी, गिरमिटिया मजदूरों को कैसे शोषण का शिकार होना पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आगे विदेश में भारतीय उद्यमी, और इन गिरमिटिया मजदूरों में कुछ साहूकार और सेठ भी थे जो बाद में वहां पर स्थायी निवासी बन गए और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, आर्थिक गतिविधियों में भूमिका निभाई। साथ ही साथ भारतीय व्यापार, इसमें भारत से महीन कपास, भारत में जो मिट्टी है वो मिट्टी कपास के लिए काफी संख्या में, काफी क्षेत्रफल है जो काफी उत्पादक है। मिट्टी ऐसी है जो कपास का उत्पादन बेहतर करती है, अच्छे ढंग से उत्पादन करती है। तो इसके लिए कपास जो है भारत में उत्पन्न जो होता है वो महीन होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का कपास होता है। तो कैसे इस कपास के प्रति औपनिवेशिक व्यवस्था के लोगों का आकर्षण बढ़ा और कैसे उन्होंने भारतीय व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर कपास को अपने कब्जे में ले लिया, कैसे यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से कपास को निकाला और ले जाकर के विभिन्न कंपनियों में कपड़ों को बनाकर लाकर वापस पूरा भारत में गरीब जनता के बीच बेचा और अपनी आर्थिक गतिविधि को सुदृढ़ किया। साथ ही साथ उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद यहाँ और उपनिवेशवाद दोनों सेम चीजें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की स्थिति क्या थी, और फिर यहाँ देखते हैं हम लोग कि उपनिवेशवाद होता क्या है और उसने कैसे वैश्विक व्यवस्था बन गया, कैसे उसने विश्व के विभिन्न देशों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है युद्धकालीन रूपांतरण। युद्धकालीन रूपांतरण का मतलब है कि 1918 ईस्वी यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो समाप्त होता है उसके बाद में जो समाज होता है, जो विश्व होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है और कैसे उसके ढांचागत विकास में परिवर्तन आता है, कैसे अस्त्र शस्त्रों के विस्तार में परिवर्तन आता है, कैसे सीमाओं में परिवर्तन राज्यों के आता है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे कि युद्धकालीन रूपांतरण कैसे हुआ, युद्ध काल के बाद में कैसे परिस्थितियां बदलती गई, सीमाओं में अंतर आता गया, लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किस हद तक उनको परिश्रम करना पड़ा, किन विभिन्न परिस्थितियों से गुजरकर नए नए कानूनों को अनुपालन करना पड़ा, इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ से देखते हैं। फिर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इसका संबंध है 1929 ईस्वी, ये शुरू होती है अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो 1929 में मंदी आई अमेरिका में वो किन कारणों से आई, बैंक कैसे दिवालिया हो गए, कैसे वहां के जो कर्जदार थे उन्होंने कर्ज चुकाने से मना कर दिया, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि अमेरिका को पूरी तरह से दिवालिया निकल गया उसका, कैसे उसको वहां पर कैसे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई और उसी आर्थिक मंदी का जो प्रभाव था भारत में क्या पड़ा, भारत में भी लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। इन दोनों व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिका में आने वाली आर्थिक मंदी का जो कारण था, उसका जो बैकग्राउंड था, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसको इस टॉपिक में देखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो युद्धोत्तर बंदोबस्त, यानी जब 1818 में युद्ध समाप्त हो जाता है इसके बाद कौन से प्रावधान लाए गए, कौन सी व्यवस्था लाई गई कि एक देश दूसरे देश के संपर्क में रहे, सहनशीलता के साथ अपना विकास करे, न कि
आक्रामक होकर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर देश आपस में भिड़ जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई और एक संस्था बनाई गई ब्रिटेन वुड्स, जिसका काम था कि गरीब देशों को न्यूनतम मूल्य पर, न्यूनतम दरों पर, ब्याज दरों पर आर्थिक स्थिति के लिए उनको धन उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, ताकि वो अपना विकास कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, वैश्विक देशों की एक श्रृंखला में खड़े हो सके, विकसित हो सके। और फिर औपनिवेशीकरण एवं स्वतंत्रता, 1947 में हम देखते हैं भारत आजाद हो जाता है और इसी के आसपास लगभग भारत से जुड़े हुए के आसपास के सभी देश आजाद हो जाते हैं। इससे पूर्व में आजादी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ब्रिटेन के खिलाफ बिगुल बज चुका है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधनों के माध्यम से, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से देश आजाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे औपनिवेशीकरण कैसे उसका प्रभाव खत्म होता जाता है और कैसे वो स्वतंत्रता जो है लोगों को प्राप्त होती गई। और फिर हमने देखा कि कौन सी परिस्थितियां बनी कि जो ब्रिटेन वुड्स संस्था थी, जिसका काम था सबको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, सबको आर्थिक मदद देना, वो समाप्त हो गई। और इसी के समाप्त होने के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो एक एक करके क्रमवार हम इसका विश्लेषण करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारतीय और वैश्विक दोनों परिदृश्यों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आपको 1814 से 1914 के बीच का जो वैश्विक वातावरण रहा है और उससे पूर्व प्राचीन काल, मध्यकाल में जो वैश्विक संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया रही है, उस सब को पढ़ने का मौका मिलेगा। भारत और चीन से लेकर ईरान तक, जो सिल्क रूट भारत से निकलता है, चीन से निकलता है, भारत के सिंध होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए ईरान, इराक जाकर कुस्तुनतुनिया तक पहुंचता था, जहां पर यूरोपीय व्यापारी आ जाते थे, वहां से वस्तुओं को खरीद कर ले जाते थे। उन सारी व्यवस्थाओं को इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, जो 3000 साल पुराने जो संपर्क जिन देशों से रहे हैं, उन देशों के संपर्क को भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए अपना ये थर्ड चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।